दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज के एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 में तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, अथवा शायद जो क्वेश्चन रहते हैं उनका भी हम सॉल्यूशन जानेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, हर क्वेश्चन का हमें क्या है सॉल्यूशन समझना है। ओके, एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, पूरा कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, इसलिए ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका ये पेपर है ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ओके, इससे पहले हिंदी इंग्लिश का बताया है, तो ऐसे भी आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है हेनरी फ्यूल थे, तो हेनरी फ्यूल क्या है, खनन इंजीनियर थे। भौगोलिक स्थिति का संबंध है, तो भौगोलिक स्थिति का संबंध होता है आपका भौतिक परिवेश से। उद्देश्य होने चाहिए, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य किस प्रकार से होने चाहिए, आपके व्यवहारिक होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका अनौपचारिक संगठन होता है। अनौपचारिक संगठन होता है वो आपका क्या करता है, श्रृंखला का सोपान अनुकरण नहीं करता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियुक्तिकरण का संबंध है, तो मानवीय घटक से क्या होता है, हमारा नियुक्तिकरण का संबंध होता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि मैं कोई आपको आंसर गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्लियर करिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो नियंत्रण प्रक्रिया का जो हमारा प्रथम चरण होता है वो क्रमांक निर्धारण करना होता है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के लिए दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम के भी वही आंसर होंगे। ओके, सेमी क्वेश्चन है क्योंकि नेक्स्ट रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन रेगिस्तान की पूर्ति में प्रबंध के सिद्धांत डेडेस पर आधारित होते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है, गतिशीलता पर आधारित होते हैं। तो गतिशीलता दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, गतिशीलता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थायी नियोजन डेडेस प्रकृति की है, तो जगह स्थायी नियोजन स्थिर प्रकृति की होती है। स्थायी नियोजन स्थिर प्रकृति की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण डेडेस अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष यानी जो सबसे ऊपर वाले जो अधिकारी है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जो सबसे ऊपर लीडर बैठा हुआ है उसके कार्यभार को कम हो जाता है। ओके, विकेंद्रीकरण के सिस्टम में। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को डेडेस कहते हैं, तो उसको कौन सी भर्ती कहते हैं, परिसर भर्ती कहते हैं। तो परिसर ये आपका भर्ती का एक प्रकार है, परिसर भर्ती। ओके, अभी इसमें आपको क्वेश्चन भी एक आता है भर्ती वाला परिसर। ओके, उसमें हम देखेंगे, उसमें प्रकार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण डेडेस को रोकने में सहायक सिद्ध होता है, तो नियंत्रण अपव्यय को रोकने में सहायक तंत्र होता है, तो अपव्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध वस्तुतः डेडेस प्रबंध का एक भाग है, तो वित्तीय प्रबंध एक प्रकार का आपका व्यवसायिक प्रबंध का एक भाग होता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हमारे आ जाते हैं सत्ता में पहला है पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी को सम्मिलित किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि यह सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था दीर्घकालीन कोषों से की जाती है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नियंत्रण क्या है, प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। नेक्स्ट है कार्य पर प्रशिक्षण संस्थान के सर्वेक्षण या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विपणन प्रबंध ग्राहक उन्मुखी होता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट है कीमत का व्यावसायिक उपक्रम के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि क्या है इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ नहीं लगा इसलिए आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि यह प्रभाव पड़ता है लेकिन नहीं लिखा इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां देख लेते हैं। कंप्लीट दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरा आपका टाइप करके पूरा क्या है मटेरियल पूरा तैयार किया गया है ताकि आपको क्या है सॉल्यूशन समझने में आसानी हो। ओके, और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सही जोड़ी बनाइए। ओके, उससे अगर एग्जाम में कैसे लिखना है इससे अच्छे से जानना है तो मैंने आपको क्या व्यवसायिक अध्ययन के टॉपर की कॉपी आपको दिखाई है, उसके माध्यम से मैंने आपको टिप्स दी है कि व्यवसायिक अध्ययन के पेपर में आपको कैसे लिखना चाहिए। ओके, तो टॉपर की कॉपी के माध्यम से समझना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर है, तो आप एक प्लेलिस्ट है टॉपर कॉपी के नाम से आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। सही जोड़ी है उच्च स्तरीय प्रबंध, तो उच्च स्तरीय प्रबंध हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति निर्धारण, ये हो जाएगा पहला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न स्तरीय प्रबंध जो है पर्यवेक्षण होता है हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा प्रबंध का सार कहलाता है, तो प्रबंध का सार हमारा क्या कहलाता है, समन्वय हमारा क्या है, प्रबंध का सार है। फिर आपका चलनात्मक निर्णयों में सहयोग प्रदान करता है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य स्तरीय प्रबंध करता है। पांचवा बोनस, तो बोनस हमारा क्या है, वित्तीय अभिप्रेरण है। वित्तीय अभिप्रेरण क्या कहलाता है, ओके, अभिप्रेरण यानी क्या है, किसी को प्रोत्साहन के लिए, अगर किसी का बोनस देते हैं तो उसका क्या है, उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा। ओके, अभिप्रेरण का भी क्वेश्चन आता है, अभी आपके क्वेश्चन आंसर में है मॉडल पेपर में, उसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है अनौपचारिक संश्लेषण होता है, तो ये दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा मौखिक।
ये हो जाएगा आपका छठवां। इसके बाद नेक्स्ट है नेतृत्व, तो नेतृत्व हो जाएगा दोस्तों आपका अनुयायी। तो कंप्लीट हो जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए आंसर आपके इसी पार्ट से रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है प्रशिक्षण की अवधि में प्रश्न सूची को क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होती है, वृत्ति प्राप्त होती है। ओके, स्टिपेंड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो हिंदी में कहें तो अगर आपका वृत्ति लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी उपक्रम की वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्तीय प्रबंधन द्वारा किया जाता है। ओके, वित्त का प्रबंधन वित्तीय प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा, तो प्रबंधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त का प्रबंधन वित्तीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। कच्चा माल का क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है, कार्यशील पूंजी का। आगे देख लेते हैं। ओके, आप लोग क्या वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि क्या है व्यवसाय का दिन की आपने देखा होगा मैं कम वीडियो लाता हूं, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर आपका डिपेंड रहता है। जैसे हिंदी इंग्लिश में और फिजिक्स केमिस्ट्री का सपोर्ट रहता है स्टूडेंट का, तो मैं अक्सर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाता हूं। आप लोगों का लगातार सपोर्ट रहता है। ओके, अपनी तरफ से आपको वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, दोस्तों को भी फायदा जिससे हो जाएगा, वो भी क्या तैयारी कर पाएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम आपकी बिल्कुल अब नजदीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा। ओके, व्यवसायिक अध्ययन बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो तुरंत मैं आपको क्या है टॉपिक बाय टॉपिक या फिर 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कवर करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विभिन्न विपणन क्रियाओं के लिए बनाई गई नीति को क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों कौन सी नीति कहती है, इसका राइट आंसर आपका विपणन मिश्रण। क्या कहते हैं, विपणन मिश्रण। लिखना किस प्रकार से है, तो इसका हो जाएगा विपणन मिश्रण। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यमान बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय संवर्धन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विक्रय संवर्धन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपभोक्ता मंच में कितने स्तर होते हैं, उपभोक्ता मंच के 3 स्तर है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रकरण की सुनवाई किस आयोग में की जाती है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग। कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न 6वें से हमारे क्या 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। क्रम से एक सॉल्यूशन देखते जाएंगे। तो क्या प्रश्न हमारा 6वां क्या कह रहा है, प्रबंध के कार्य लिखिए। कोई आपको 2 नंबर का तो 2 आपको पॉइंट ही बताने हैं। फिर अथवा में है प्रबंध विज्ञान, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। चलिए मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन तैयार किया। काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और ओके सपोर्ट कम रहता है व्यवसाय के अध्ययन के लिए। मेहनत तो देखिए सभी विषय में उतना ही करना पड़ता है, सपोर्ट आपको कम रहता है, तो उससे किसी ज्यादा तरफ प्रॉफिट होता नहीं है। इसलिए आपका वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर देना है बस आपको, क्योंकि आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम क्या करते हैं। प्रबंधक की कार आपको पूछिए, कोई 2 कार बताना है। पेपर में किस प्रकार से लिखना, बस इसी प्रकार से हेडिंग डालनी है, प्रबंध के कार की हेडिंग डालनी ब्लैक पेन से। फिर आपको क्या है नियोजन संगठन क्या है, प्रबंध के कार होते हैं, तो नियोजन संगठन लिखा, हेडिंग डाल दी और एक लाइन में आपको समझा देना है जिस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। नियोजन का है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य क्या है, नियोजन होता है। अक्सर पूछा जाता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है, नियोजन है, ऑब्जेक्ट में अक्सर आता है। ओके, तो प्रबंध का प्रारंभ क्या है, नियोजन से होता है। फिर दूसरा संगठन, प्रबंध का दूसरा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संगठन। नियोजन जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों को निर्धारित करता है उनकी प्राप्ति क्या है, संगठन द्वारा होती है। अथवा हमसे क्वेश्चन इसी में था कि प्रबंध विज्ञान, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो प्रबंध किस प्रकार से विज्ञान का है, साइंस किस प्रकार से, तो किसी भी विषय के संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। पहले विज्ञान साइंस क्या होता है, किसी भी टॉपिक का यदि हम क्या है क्रम से सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। दूसरे शब्दों में विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान कारण एवं परिणाम का संबंध नियम एवं सिद्धांत से होता है। ये क्या विज्ञान की 2 परिभाषा बताई गई है और जिसमें उपयुक्त तो सभी लक्षण, ये जितने भी लक्षण है, जैसे क्रमबद्ध क्या करना, अध्ययन करना किसी भी चीज का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो यही हम क्या है क्रमबद्ध क्या है, प्रबंध में भी अध्ययन करते हैं, इसलिए प्रबंध भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। वो यहाँ बात बताई जा रही है, सिंपल है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 7वां है कि समन्वय के महत्व लिखिए कोई 2, अथवा में है उच्च स्तरीय प्रबंध के 2 कार्य लिखिए। ओके, ये मैं आप सॉल्यूशन पीडीएफ में कंप्लीट सॉल्यूशन आपका तैयार हो चुका है। सॉल्यूशन अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है 90 39 53 44 89, ओके, इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा। साथ ही आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का भी तैयार हो रहा है, तो उसका भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, पीडीएफ अगर प्राप्त करना 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, इसके मात्र आपको 25 रुपए में आपको ये पूरी पीडीएफ दी जाएगी। ओके, बाकी अगर आपको क्या है कंप्लीट तैयारी करना है, A to Z तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव आंसर, तो पूरा आप क्या कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर पर। इसमें आपको पूरे आपके मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिलने वाला है। A to Z आपको तैयारी कर सकते हैं, तो कोर्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो हमारे इसमें क्या पूछा जा रहा है, समन्वय के महत्व पूछा जा रहा था।
समन्वय का महत्व क्या है? निर्देशन की एकता है। दूसरा है संतुलन स्थापित करना। 2 नंबर का 2 ही आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग लिख देना। यहाँ तो मैंने से कलरफुल पेन का यूज किया है, आपको तो क्या करना है, यहाँ आप होगा ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लू पेन से आपको अपना आंसर लिखना है पेपर में। ओके, तो निर्देशन की एकता क्या है? किसी संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों को एक दिशा में निर्देशित करना कोई आसान कार्य नहीं है। समन्वय ही क्या? प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से इसे संभव बनाया जा सकता है। दूसरा है कि संतुलन स्थापित करना। समन्वय विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में संतुलन स्थापित करता है और न्यूनतम लागत तथा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। तो ये आपके समन्वय के महत्व। अथवा में उच्च स्तरीय प्रबंध के आपको कार्य लिखने हैं, तो ये आपके 2 कार्य दिए। पहला है ट्रस्टी के रूप में कार्य करना एवं उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा है मुख्य अधिशासी का चयन करना एवं योजनाओं तथा परिणामों की समीक्षा करना। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की 2 आपको विशेषता बतानी है अथवा में उदारीकरण से क्या आशय है। एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी आपको तैयार करके रखना है। वैश्वीकरण क्या कहलाता है? तो एक देश से दूसरे देश में स्थायी या अस्थायी रूप से लोगों का प्रवास तथा राष्ट्रों के बीच भुगतानों के साधनों का आदान प्रदान का बढ़ावा देता है। इसकी विशेषता है। वैश्वीकरण की पहली विशेषता क्या है कि क्या एक देश से दूसरे देश में जो क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ओके, और साधनों का आदान प्रदान होता है, ये आपको इसको बढ़ावा देता है। दूसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह का प्रोत्साहन करता है। वैश्वीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ चाइना है, चीन से कुछ सामान मंगाना तो मंगा सकते हैं। ओके, जैसे चीन से भी आपने देखा बहुत सारे सामान आते हैं। ओके, तो वो कैसे आ जाते हैं? वैश्वीकरण के अंदर कि एक इजाजत मिलती है हमें, एक देश का दूसरे देश में अपना सामान बेच सकता है इस प्रकार से। तो ये किसके माध्यम से होता है? वैश्वीकरण के माध्यम से होता है। अथवा में उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण का सामान्य रूप से आशय नियंत्रण के स्थान पर उदारता का प्रयोग करने से लगाया जाता है। वास्तव में उदारीकरण की उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में छूटता देकर उदार नीति अपनाई जाती है। इसका नाम उदारीकरण यानी उदारता बनना। उदारता यानी क्या है? किसी को थोड़ा बहुत छूट दे देते हैं हम, उसकी नीतियों में क्या है, थोड़ा बहुत छूट दे देते हैं, तो वो हमारा उदारीकरण अंतर आता है। पेपर में किस प्रकार से लिखना, 3 लाइनें वो आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्नांक 9वां, व्यवसायिक पर्यावरण के आयामों को समझाइए। कोई 2 आयाम बताने हैं। अथवा क्वेश्चन है विमुद्रीकरण के लाभ लिखिए कोई 2। चलिए देख लेते हैं। ओके, कोई 2 लिखे चाहे लिखे, आपको पता 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट में आपको बतानी पड़ेगा। तो व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम पूछे जा रहे हैं। तो पहला आपका सामाजिक परिवेश और दूसरा आपका सांस्कृतिक परिवेश। ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं आपके सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश। किस प्रकार से आपको लिखना है वो आपका दिया हुआ है। ओके, सिंपल दिया हुआ है। अगर आपने प्रॉपर तैयारी की है तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, और अभी तक आपने अगर तैयारी नहीं की है तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर जितने भी आपके व्यवसाय के अध्ययन के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर आएगा, पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी, पूरा आपके पास मटेरियल रहेगा, अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो आपका है 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा विमुद्रीकरण के लाभ पूछे जा रहे थे। तो विमुद्रीकरण के क्या लाभ है? तो पहला तो लाभ होता है कि इससे काले धन और गैर अभिलेखित संपत्ति को रोका जाता है, मतलब काले धन की रोक लगती है। साथ ही विमुद्रीकरण के द्वारा अपवचन को रोका जाता है। इसके द्वारा नवीन बैंकिंग योजना को पुनः एवं आकर्षक बनाने में मदद मिलती है। तो ये आपके विमुद्रीकरण के लाभ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या 10वां है। 10वां हमारा क्वेश्चन है नियोजन की परिभाषा दीजिए। अथवा क्वेश्चन है नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, इसे समझाइए। तो नियोजन की आपको परिभाषा देनी है। नियोजन आपका कहलाता है, नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। नियोजन यानी क्या होता है? प्लानिंग करना। जैसे आपको क्या, आपका लक्ष्य क्या है कि आपको 95% बनानी, 90% बनानी है, तो आप पहले ही से आप सोच लेंगे कि हमें अपने 1 महीना बचा हुआ कैसे क्या पढ़ाई करनी है। तो जो प्लानिंग कर रहे हैं वही आपका नियोजन, वही नियोजन है। तो वही बताया जा रहा है। नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पहले से कार्यक्रम बना रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाए, ओके, प्रॉपर आपको इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो यही आपका क्या टाइम टेबल बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने एग्जाम की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो वही नियोजन है। तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, किसे करना है, कैसे करना है, किन साधनों के उपयोग करना है, आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारण करना ही क्या नियोजन कहलाता है। कि जैसे आपको तैयारी करनी है तो कहाँ से तैयारी करनी है, ओके, उसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उस मटेरियल को किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो सबके आपका कर रहे हैं। तो यही आपका क्या नियोजन है। ओके, आगे देख लेते हैं। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। नियोजन सतत प्रक्रिया यानी नियोजन क्या है? लगातार चलता रहता है। तो बिल्कुल आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, जिस प्रकार से मैं अगर डिसाइड करता हूँ, नियोजन बनाता हूँ कि मुझे आपको 1 हफ्ते में ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, ये इस टॉपिक की वीडियो देनी है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैंने 1 हफ्ते बाद का मैंने तैयार कर लिया। जैसे ही वो 1 हफ्ता समाप्त होगा उससे पहले मैं अगले सप्ताह की क्या है तैयारी करूंगा कि अब मुझे कौन सा आपको टॉपिक बताना है। ओके, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? नियोजन कर रहा हूँ। नियोजन में क्या लगातार एक बार एक प्लानिंग खत्म हुई, दूसरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी, दूसरी प्लानिंग स्टार्ट खत्म हुई तो तीसरी कर दी, इसी प्रकार से। ओके, जैसे आप अपनी तैयारी के लिए बनाएं कि 1 हफ्ते में मुझे ये चैप्टर के ये इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं,
जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लेंगे और आपको आपका सप्ताह समाप्त होगा तो अगला सप्ताह आएगा, फिर उसके लिए आप तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नियोजन क्या लगातार चलता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो एक बार योजना तैयार करने पर इस कार्य बराबर चलता रहता है, परिस्थितियों तथा परिवर्तन के अनुसार फेरबदल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है जिस दिन व्यवसाय स्थापित करने का विचार आता है तो उस समय से यह नियोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि व्यवसाय का अस्तित्व रहता है। यही नहीं, एक योजना समाप्त होने के ही दूसरी योजना तैयार हो जाती है। जैसे ही हमारी योजना समाप्त हो रही है उसके आगे हमें क्या करना है, फिर उसकी हम तैयारी करेंगे। तो क्या है, इस प्रकार से देख सकते हैं नियोजन क्या है, सतत एक गतिशील प्रक्रिया है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11 देख लेते हैं। तो प्रश्न 11 हमारा क्रियात्मक संगठन की कोई दो विशेषताएं लिखिए अथवा विभागात्मक संगठन की दो विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहले हमें देखना है क्रियात्मक संगठन की विशेषताएं। तो पहला है कि क्रियात्मक संगठन में विभागों का निर्माण कंपनी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों अथवा कार्यकलापों के आधार पर किया जाता है। ये पहली विशेषता हो जाती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा है क्रियात्मक संगठन की दो विशेषताएं बताएं। दूसरी विशेषता है इस संगठन में संरचना में समस्त कार्य को क्रियाओं के आधार पर छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। क्रियात्मक संगठन नाम इसीलिए पड़ा है, क्रियाओं को क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। प्रत्येक कार्य विशेष योग्यता के अनुसार सौंपा जाता है तथा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। यानी कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य को क्या है उसके कई स्टेप में तोड़ दिया जाएगा और हर स्टेप को हर उसकी श्रेणी को क्या किसी न किसी व्यक्ति को अलग अलग सौंप दिया जाएगा जो उसके योग्य होगा। इसमें विशेषज्ञ को स्वयं आदेश एवं निर्देश देने का क्या अधिकार होता है। आई होप समझ गए। नेक्स्ट हमारा अथवा में है विभागात्मक संगठन की दो विशेषताएं लिखिए। पहला कि विभागात्मक संगठन में प्रत्येक विभाग एक दूसरे पर निर्भर रहता है। विभागात्मक संगठन में जैसे आपने कई बार देखा होगा स्कूल के भी जो कई बहुत सारे काम होते हैं वो क्या विभागात्मक संगठन के अंतर्गत आते हैं। कोई भी टीचर से आप कुछ अलग परमिशन ले रहे हैं, वो कहेगा कि प्रिंसिपल से साइन करवा के लाओ या उसके जो अदर टीचर्स पर जो उनकी जिसको कार्य सौंपा गया उससे साइन करवा के लाओ। फिर क्लास टीचर की बात होती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे पर चीजें डिपेंड होती है। ओके, विभागात्मक संगठन संरचना में सहयोग की क्या भावना अधिक पाई जाती है। सिंपल दिया हुआ है। ओके, दो लाइन में आपको 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट में इस प्रकार से बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 12 आ जाता है कि औपचारिक संगठन के 2 लाभ लिखिए अथवा में है अधिकार अंतरण का महत्व लिखिए। कोई 2 पॉइंट आपको बताने हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ तो आपको औपचारिक संगठन के 2 लाभ, यहाँ में 3 लाभ बताए हैं, तो तैयार करके आपको रखना है। तो जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तैयार करें, हेडिंग मैन आपको तैयार करके रखनी है। हेडिंग याद होगी तो उसके बारे में आप 1-2 लाइन लिखी रहेंगे। ओके, तो संघर्ष का अंत, पहला आपकी लाभ है कि संघर्ष का अंत होता है। औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित होते हैं, अतः इसमें टकराव की संभावना नहीं होती है। संघर्ष का किस प्रकार से अंत, औपचारिक संगठन में क्या होता है, हर व्यक्ति का काम फिक्स है। ओके, और उस व्यक्ति के काम को दूसरा नहीं करेगा, तो उस व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना है। ओके, इसमें किसी का दूसरे को और अपने हिसाब से करना है, इसलिए इसमें क्या रहता है, इसमें संघर्ष या टकराव की बात नहीं होती है। नेक्स्ट है उद्देश्य की प्राप्ति। इसमें सभी बातें एवं शर्त स्पष्ट रहती हैं, इसलिए यह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक होता है। पहले से इसमें बात स्पष्ट होती है, क्या कौन सा काम करना है, ओके, किसके अनुरूप करना है, सब पहले से स्पष्ट होता है। इसलिए इसमें क्या है, बहुत आसानी से क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, टारगेट की प्राप्ति हो जाती है। विशिष्टीकरण का लाभ, औपचारिक संगठन श्रम विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित होता है, अतः इसमें क्या है, विशिष्टीकरण को क्या सभी को लाभ प्राप्त होते हैं। यह 3 विशेषताएं, कोई भी आपको 2 तैयार करके रखनी है। अथवा में है अधिकार अंतरण का महत्व लिखिए, कोई 2। ये भी 3 पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है। मैंने तो जब भी आप आंसर तैयार करें, हेडिंग आपको एकदम याद होनी चाहिए और फिर उसके अंदर की लाइन को समझ के रखना है। ओके, फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। समन्वय में सहायक अधिकार अंतरण उपकरण के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों के मध्य समन्वय एवं नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होता है। प्रबंधकीय भार में कमी, इसमें विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकार और कर्तव्य आपस में वितरित किए जाते हैं और अधीनस्थ कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व लेते हैं। परिणाम स्वरूप वरिष्ठ प्रबंधकों का कार्यभार कम हो जाता है। इसको क्या है, नीचे वाले जो लोग होते हैं उनको क्या धीरे धीरे कार्य का स्थानांतरण दिया जाता है, जैसे ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनको अदर काम में अपना ध्यान लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि उनका क्या है, भार कम हो जाता है। जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। ओके, जो उनके अंदर काम करते हैं, ओके, उनका साथ मनोबल बढ़ता है जब क्या है वो बड़े बड़े जो लोगों के काम करने लगते हैं। ओके, अधिकार अंतरण के अंतर्गत अधीनस्थों को अनेक अधिकार और महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं। उन्हें क्या है, बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं जो ओके, जिससे क्या होता है, उनका क्या मनोबल बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न 13वां है कि नामकरण का क्या होता है। नामकरण यानी ब्रांडिंग के बारे में पूछा रहा था। व्यवसाय का अध्ययन में भी ऐसे ही होता है, साथ ही आपके इकोनॉमिक्स में भी। हिंदी अगर शब्द पढ़ते हैं तो आपको अजीब सा लगता है, जैसे नई दुनिया से ये नए शब्द, दूसरी दुनिया से ये शब्द आए होंगे, लेकिन इंग्लिश में आप जानते हैं ब्रांडिंग आपने सुना होगा, क्योंकि किसी भी अभी यूट्यूब चैनल की भी अपनी ब्रांडिंग होती है। हर कोई अपना हर चीज की अपनी अपनी ब्रांडिंग होती है, कंपनी की अपनी ब्रांडिंग है। तो उसका क्या उद्देश्य होता है। अथवा में है कि विपणन मिश्रण के किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन कीजिए।
तो नामकरण क्या होता है, जिसे ब्रांड कहते हैं हम। ओके, एक नाम, शब्द, चिन्ह, डिजाइन या इनका सम्मिश्रण होता है। ओके, किसी भी चीज का क्या होता है, एक अपना नाम होता है, उसका एक अपना लोगो होता है। ओके, लोगो होता है जिसे हम चिन्ह कह रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, एक विक्रेता की वस्तुओं की प्रतियोगिताओं की वस्तुओं में भिन्न दिखाता है तथा उसकी पहचान कराता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किनारे में मेरा लोगो बना होगा। ओके, अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लासेस का लोगो बना है, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे सर की वीडियो है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या है, ब्रांडिंग आपको क्या है, जो भी लोग उस वस्तु को देखने वाले हैं उसको क्या है, उन्हें उस चीज के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो यही होता है आपका ब्रांड, सिंपल आपका दिया हुआ है। ओके, ये वाले टॉपिक तो आपके बिल्कुल आसान है, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा। जैसे आपका ब्रांडिंग वाला, पैकेजिंग वाला, आपका लास्ट जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है पैकेजिंग वाला, जिससे आप जानते होंगे, आप नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे, पढ़ते ही चीजें कुछ समझ में आ जाती होंगे। नेक्स्ट, विपणन मिश्रण की किन्हीं दो तत्वों का वर्णन कीजिए। तो विपणन मिश्रण की दो तत्व कौन से, पहले तो आपका सम्मिश्रण उत्पाद है जिसके बारे में दिया हुआ है, थोड़ा आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है मूल्य सम्मिश्रण, तीसरा है विपणन मार्ग सम्मिश्रण और चौथा है आपका संवर्धन सम्मिश्रण। ओके, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन दिया है, तो पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका दिया 4 पॉइंट में मैंने आपको इस चीज को समझाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देख ले, प्रश्न 13 है। बाकी प्रश्न 13 क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 ही पेपर में अगर आए तो 4 पॉइंट नहीं बताना, केवल 2 ही पॉइंट बताना। मैं तो आपको समझाने की दृष्टि दे दिया है, अगर क्या है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कोई भी 2 पॉइंट तो आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा वह इको मार्क स्कीम क्या है। चलिए समझ लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, उपभोक्ता यानी जो यह वस्तु खरीदता है, जैसे हम या आप क्या है, सभी क्या उपभोक्ताएं होते हैं एक प्रकार से, हम भी क्या है दुकान से जाकर कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, तो हमें क्या समस्या आती है उपभोक्ता के रूप में, हमें क्या कौन सी समस्या आती है। तो पहली तो ऊंची कीमत, ये सबकी समस्या होती है, ऊंची कीमत। फिर क्या दुकानदार क्या है, जमाखोरी कर कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं। इस स्थिति में वे उपभोक्ता से निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। कई बार क्या करते हैं, जमाखोरी यानी उस सामान को अच्छा रखेंगे, पर है नहीं है, फिर कहेंगे भाई मुझे तो चाहिए, जैसे आपको शक्कर तो चाहिए। ओके, मान लीजिए घर में क्या शक्कर का यूज होता ही है, ओके, ये तेल का यूज होता ही है, तो जब आप दुकान में जाते हैं वो कहता है नहीं है, लेकिन आपको तो चाहिए है और आपके मोहल्ले में केवल एक ही दुकान है, आपको चाहिए है, आप उससे बार मिन्नती करेंगे कि उसे मंगवा दीजिए, तो कहेगा हाँ चलो मैं दे दूंगा, लेकिन अब क्या है 100 रुपए किलो है, तो मैं क्या तुम्हें 150 रुपए किलो है, अब मुझे आपको मजबूरी में तो लेना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या करता है दुकानदार, जमाखोरी करके क्या है उस चीज को कीमत बढ़ा देता है। ये सबसे बड़ी समस्या है उपभोक्ता की। दूसरा है माप तौल में गड़बड़ी, या कुछ लोग सेटिंग कर लेते हैं, जो मशीनें होती हैं तो ओके उसमें भी सेटिंग हो जाती है, साथ ही तराजू में भी सेटिंग हो जाती है। तो ये क्या है माप तौल में विक्रेता कई प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, जैसे बाट की क्या है सील निकालना, बाट की में भी सेटिंग कर देते हैं, लीटर के पैमाने को क्या ऊपर कर देना, बहुत प्रकार की होती है सेटिंग है माप तौल में। ओके, चाहे वो लीटर में हो, चाहे आपकी बाट में हो, तराजू में हो, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में तक में हो जाती है। तो इस तरह उपभोक्ता जितना भुगतान करता है उसके बदले उस वस्तु की उचित मात्रा प्राप्त नहीं करता। हमने 1 किलो के लिए पैसे दिए, 1 किलो सामान के लिए, जबकि हमें जो मिल रहा है वो 800 ग्राम दे रहा है, क्योंकि उसने पूरी सेटिंग इस प्रकार से करी रखी है। ओके, कि वो 800 ग्राम भी आपको क्या 1 किलो दिखेगा इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट इको मार्क स्कीम क्या है, तो ये आपका इको मार्क स्कीम का बताया जा रहा है। ओके, तो तैयार आपको करते जाने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ लेना है, पूरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके पीडीएफ तो ठीक है, उसमें आपको सब कुछ A to Z मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपके पास कंटेंट की समस्या है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ओके, क्या पढ़ना चाहिए कि 1 महीने में कैसे तैयारी करें, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेते, पूरी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी फुल, साथ ही आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव आंसर, प्रीवियस ईयर के पेपर की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, इजी लैंग्वेज में दिए जाएंगे, टाइप करके पूरा मटेरियल टीचरों ने तैयार किया है, जिससे आप क्या हाई स्कोर कर सकते, हाई स्कोर कर पाएंगे व्यावसायिक अध्ययन के में। ओके, और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि बहुत ज्यादा आप लोग कमी स्टूडेंट देखते हैं, आपको पता है, कुछ इससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एमपी बोर्ड में आपने देखा होगा, एमपी बोर्ड में आपको क्या व्यवसायिक अध्ययन का कोई आपको नहीं पढ़ाने वाला होगा, इसलिए मैंने कहा जितना मैं उससे हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी क्या अपने तरीके से फुल सपोर्ट करिएगा, तो मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा यूट्यूब पर ही। कंप्लीट होता है इको मार्क स्कीम बताया जा रहा है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ने इको मार्क स्कीम शुरू की, जिसमें उत्पादकों को इको मार्क लेवल के उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया। एक प्रकार लेवलिंग है, जैसे हॉल मार्क होता है तो सोने के जो आभूषण होते हैं हॉल मार्क लगा होता है, इस प्रकार से। तो जो इस बात का उद्योग करता है, उद्योतन बताता है कि उत्पाद उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण की रक्षा करने वाली सामग्री का उपयोग करने के लिए लागू किए गए थे। तो इस प्रकार से तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट उपभोक्ता वाले जो चैप्टर है उससे 2 आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 2 नंबर के, तो इसलिए ये है आपका उपभोक्ता संरक्षण के साधनों को समझाइए। कोई 2 पूछे जा रहे हैं, अथवा में है जिला उपभोक्ता फोरम का वर्णन कीजिए। पहले उपभोक्ता संरक्षण के साधनों को समझाइए, यानी अगर हम क्या है
कहीं हमें उपभोक्ता कहीं हमें क्या किसी ने मान लीजिए आपको क्या है, आपको समस्या आती है उपभोक्ता होने के कारण आपको कुछ चीज में समस्या आती है, तो आप शिकायत करेंगे, उसका साधन कौन सा है? तो यहाँ पहला तो आपका लोक अदालतें हैं, दूसरा आयोग एवं जिला मंचों की स्थापना। तो ये आपके पॉइंट दिए तो आपको तैयार कर लेना है। आयोग लोक अदालत किस प्रकार से कि सार्वजनिक उपक्रम न्याय दिलाने की दृष्टि से लोक अदालतों गठित करते हैं। इसमें उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराता है। दूसरा आयोग एवं जिला मंच की स्थापना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये तो आपको याद होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण नियम कब 1986 में के अधीन राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर पर अनेक प्रकार के क्या है आयोग और मंच की स्थापना करता है, जिसमें आप जगह है शिकायत कर सकते हैं अपने हित के लिए। फिर अथवा में हमसे पूछा जा रहा था जिला उपभोक्ता फोरम का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं विवादों का समाधान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत जिन एजेंसियों का गठन किया जाता है उसे उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम या उपभोक्ता फोरम कहा जाता है। सिंपल जिला उपभोक्ता फोरम क्या है? इस प्रकार की एक समिति बनाई गई है जिसमें क्या है उपभोक्ता अपनी क्या शिकायत कर सकते हैं और अपने क्या है अपना समाधान कर सकते हैं। जिला स्तर पर इस प्रकार की एजेंसियां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण या जिला फोरम की संज्ञा दी जाती है, यानी इस जिला फोरम के नाम से जाना जाता है। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट देख लेते पिछमांक 16। पिछमांक तो हमारा 16 है। 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अधिकरण अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। अथवा में क्वेश्चन है संगठन प्रक्रिया में निहित चरणों को समझाइए। चलिए देख लेते हैं। अधिकरण अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर पूछा रहा, तो ये आपका दिया हुआ अधिकरण अंतर और विकेंद्रीकरण में अंतर। अधिकार अंतरण में क्या है? कुछ अधिकारों का हस्तांतरण उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों को होता है। विकेंद्रीकरण में क्या है? विकेंद्रीकरण में संपूर्ण संगठन में सत्ता का फैलाव होता है। अधिकरण अंतर में क्या है? अधिकरण अंतर कार्य निष्पादन से संबंधित है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? आपका संगठन की संरचना से संबंधित होता है। अधिकरण अंतर में अधिकरण अंतर प्रबंध के लिए अत्यंत आवश्यक है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं है। सिंपल दिया, तैयार करके रखिएगा। अथवा क्वेश्चन है संगठन प्रक्रिया में निहित चरणों को बताइए। संगठन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं? ओके, बहुत सारे चरण भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 3 नंबर को 3 से 4 चरण तो आपको मेन बताने ही है। पहला कार्यों का निर्धारण होता है, इसके बाद क्रियाओं का विभाजन और वर्गीकरण होता है, इसके बाद कर्मचारियों के मध्य क्या है? कार्य का विभाजन होता है। तो ये आपके संगठन प्रक्रिया के निहित चरण तैयार आपको कर लेना है। मैं जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें मैं क्या बताता हूँ, हेडिंग आपको एकदम याद होनी चाहिए उसकी। ओके, फिर उसके बाद आपको ये जो अंदर का मटेरियल उसको पढ़ के समझना है, समझिएगा और माइंड में सेट रखिएगा। तो क्योंकि आपको अगर हर एक लाइन याद करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैंने आप याद करिए इसकी हेडिंग और उसके अंदर वाला मटेरियल को समझ के रखिए, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने टीचर जब भी कॉपी चेक करता है तो पहले तो आपको हेडिंग में फोकस करेगा। हेडिंग सही है तो लगभग क्या है नंबर मिल जाती है, इसलिए आपको सही से लिखना। ओके, नेक्स्ट 17वां हमारा क्या है? नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को संक्षेप में बताइए। अथवा में है अमौद्रिक अभिप्रेरणा के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। देख लेते हैं। अभिप्रेरणा मतलब ये क्या है? अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। ओके, अब जैसे अभिप्रेरण है शब्द है तो हमें लगता है यार ये किस प्रकार का शब्द? अभिप्रेरण मतलब क्या होता है? तो मोटिवेशन। अब मैं मोटिवेशन कहूँ तो मोटिवेशन हर स्टूडेंट जो वीडियो देखा हर स्टूडेंट मोटिवेशन का मतलब जानता होगा, लेकिन अभिप्रेरण का मतलब कहूँ तो नहीं आता। तो ये होता थोड़ा हिंदी मीडियम में यहाँ थोड़ा क्या है इस प्रकार से रहता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगते हैं ये टॉपिक। बाकी बहुत ज्यादा आसान है, समझेंगे बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन हम लोग क्या है जानते तो हैं लेकिन अदर नाम से चीजों को जानते हैं। ओके, तो अमौद्रिक यानी बिना पैसों वाले, बिना पैसों वाले हम क्या है किसी को मोटिवेशन कैसे दे सकते हो, तो उसकी बात हो रही है। क्रम से चलिए समझते हैं। पहले तो है कि नेतृत्व की विभिन्न शैलियों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ओके, तो कई प्रकार की नेतृत्व शैली होती है। पहले निरंकुश नेतृत्व शैली, जिसमें क्या होता है कि इस शैली में नेतृत्व शैली में एक ही लीडर होता है, वही अपने ऊपर सब भार लिए रहता है। ओके, फिर जनतांत्रिक नेतृत्व शैली होती है जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने कार्यों को विभाजित कर देता है, अपनी टीम बनाता है और टीम से सलाह लेकर काम करता है। पूरी टीम एक बार का काम होता है। ओके, तो टीम वर्क आपका जनतांत्रिक नेतृत्व शैली कहलाता है। देखिए लिखना कैसे देख लेते हैं। तो नेतृत्व की विभिन्न शैलियां, पहले जैसे मैंने क्या बताया निरंकुश नेतृत्व शैली, तो इस प्रकार से माइंड में याद रखिए। निरंकुश नेतृत्व शैली में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, ओके, कोई भी कंपनी है तो कंपनी का पूरा कार्यभार एक ही व्यक्ति के अपने ऊपर ले रहता है। ओके, एक ही व्यक्ति क्या पूरा नेतृत्व करता है। दूसरा होता है जनतांत्रिक नेतृत्व शैली। इस नेतृत्व शैली में क्या होता है जो व्यक्ति होता है वो अपनी टीम बनाता है, अपने मतलब 5 से 6 लोग 7 लोग जितने भी लोग होंगे मैन टीम बनाएगा। और जो भी काम करना है या जो आगे प्लानिंग बनानी नियोजन करना है तो सभी से क्या है बातें करता है, सभी की सलाह ली जाती है, फिर मतलब सब लोग सहयोग करके उसको काम करते हैं, सभी से विचार विमर्श किया जाता है, सबकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन निरंकुश में क्या है एक व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से पूरा काम चलाता है, वही सब कुछ काम करता है। ओके, इस टाइप से। तो ये आपका दिया पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल आपको दिया हुआ है। तो जनतांत्रिक शैली के बारे में दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद तीसरी आपको शैली है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो ये स्वतंत्र नेतृत्व शैली के बारे में दिया हुआ है।
ओके, इसमें क्या स्वतंत्र शैली का मतलब क्या है कि इसमें जो लीडर होता है वो अपने जो अधीनस्थ लोग होते हैं उनको एकदम स्वतंत्रता दे देती है। तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अगर तुम्हें कहीं लगता है कि ये काम होना चाहिए, इसमें ये सुधार होना चाहिए तो कर सकते हो, मतलब अधिकार देते थे नीचे वाले लोगों को। तो ये आपका है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। इसलिए नाम उसी नाम से शब्द उसका निकालिए और इस बार से माइंड में रखिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे माइंड में याद रखेंगे छोटी छोटी बातें तो आप उस चीज को अच्छे से लिख पाएंगे। रटेंगे तो चीजें भूल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अमौद्रिक अभिप्रेरणा की रूपों का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। अमौद्रिक यानी बिना पैसों दिए आप किसी को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। आप या किसकी मोटिवेट की बात हो रही है कि जो आपके अधीनस्थ काम कर रहे हैं। ओके, जैसे आप कंपनी के लीडर हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, आपके अंतर्गत बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आप वे लोग जो आपके अंतर्गत काम कर रहे हैं वो कंपनी के लिए अच्छे से काम करें, तो उनके अंदर मोटिवेशन हो चाहिए। हर काम के लिए क्या मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं और बिना पैसों से। ओके, तो पहला है कार्य सुरक्षा। ओके, कार्य सुरक्षा में प्रत्येक कर्मचारी वही मन लगाकर निष्ठा से साथ कार्य करता है जहां उसे क्या अच्छा वेतन के साथ कार्य सुरक्षा प्राप्त हो। यानी कोई व्यक्ति काम कर रहा है कहीं भी, तो कहाँ के पहले तो अच्छी वेतन मिलनी चाहिए, अच्छी उसकी सैलरी हो। दूसरे से कार्य सुरक्षा हो कि हाँ उसे 10 साल तक फिक्स है कि 10 साल तक मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जैसे सरकारी नौकरी के लिए सबको क्यों इतना मतलब आगे आता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। रीजन कि वहाँ 50-60 साल तक आपकी जब उम्र होगी, 60 साल की उम्र तक रहती है, तो आपको क्या निकालने की संभावना नहीं रहती कि तुरंत निकाल दिया। प्राइवेट नौकरी कहीं कर रहे हैं तो हो आपने 2-3-4 महीने वहाँ काम किए, साल भर काम किया, 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, फिर कभी भी आपको निकाला जा सकता है। फिक्स नहीं कि आपको एकदम 100% यही रहना है। इसलिए सरकारी नौकरी ये सबसे बड़ा फायदा रहता है। तो फिर कार्य संतुष्टि होता है, कार्य संतुष्टि की बात बताई जा रही है। दूसरा पदोन्नति। एक व्यक्ति के अंदर अगर आप क्या है उसमें अगर हम अच्छे काम करते हैं तो मैं क्या है कंपनी में आगे पद मिलेंगे। ओके, इसके बाद मैनेजर, फिर और बड़े मैनेजर बनेंगे, तो इस प्रकार से उसके मन में लालच रहती है, इसलिए वो काम करता है। तो ये मोटिवेशन है अमौद्रिक वाले। ओके, अभिप्रेरण है आपके अमौद्रिक वाले। क्लियर है। नेक्स्ट 3 नंबर का, तो 3 पॉइंट तो आपको लिखना ही है। 18वां देख लेते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया को संक्षेप में बताना है और नियंत्रण के आपको क्या बताने हैं, उद्देश्य बताने हैं। तो ये आपको पहले तो दिया है, नियंत्रण प्रक्रिया के समझाया जा रहा है, क्रम से आपको तैयार कर लेना। जैसे पहला है प्रमाणकों का निर्धारण, दूसरा है वास्तविक क्रियाओं के परिणामों का मापन, फिर तीसरा है आपका वास्तविक निष्पादन की प्रमाणक में तुलना, चौथा है आपका महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्थापना। तो ये आपके दिए हुए हैं किसके, नियंत्रण प्रक्रिया को संक्षेप में बताया जा रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, तो इस बार से लिखना है, तैयार कर लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। अथवा में हमारा नियंत्रण के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, तो देख लेते हैं। नियंत्रण के हमसे उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, तो 3 उद्देश्य दिए हैं। पहले लक्ष्यों की प्राप्ति हो, लक्ष्यों की जानकारी, दूसरा है साधनों की जानकारी, फिर तीसरा है बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी। ये सब क्या है आपके नियंत्रण के उद्देश्य हैं। नियंत्रण से हमें क्या है, इन सबकी पहले जानकारी हो जाती है। जैसे लक्ष्यों की जानकारी, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य इस बात का सही पता लगाना है कि कितनी मात्रा में और कितने समय तक कार्य किया जाना है। क्योंकि ये इस बार से दिया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, तैयार कर लेना है, जितना लिखना चाहिए पेपर में उसी हिसाब से दिया हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्नांक 19वां। प्रश्नांक दोस्तों हमारा 19वां है, वित्तीय नियोजन के महत्व को समझाइए। अथवा क्वेश्चन है, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। पहले वित्तीय नियोजन के आपको क्या महत्व को समझाना है। तो ये महत्व दिए है पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला जैसे है कार्य विधियों में समन्वय स्थापित करने में सहायक, दूसरा वित्तीय गतिविधियों में पर प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक, तीसरा है व्यवसाय में के सफल परिवर्तन में सहायक। तो ये आपके हैं वित्तीय नियोजन के महत्व, तो आपको तैयार कर लेना है। इसकी आप लीजिए और अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अथवा में हमारा लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व दिए हैं। पहला है लाभ की मात्रा, दूसरा है लाभांश की प्रवृत्ति, तीसरा है भावी वित्तीय आवश्यकता। तो ये आपके लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व है। क्रम से आपको पहले तैयार कर लेना, पॉइंट को देखना है, फिर उसको जो कंटेंट लिखा है उसको समझ के तैयार करना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या है, 4 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न 20वां है, FW टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति समझाइए। देखिए तो आपको क्या है, हेनरी फ्यूल के जो आपके प्रबंध के सिद्धांत हैं और टेलर के, ये जरूर तैयार करके रखिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर हमेशा पूछा जाता है, टेलर का पूछा जाएगा, फिर फ्यूल का पूछा जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद अथवा क्या है, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति देखना है। चलिए देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेलर के आपके प्रतिपादित वैज्ञानिक से प्रबंध के सिद्धांत तैयार करके रखना है। 4 पूछे यार, 4 आपके दिए। पहला है कार्यानुमान का सिद्धांत, दूसरा है योजना का सिद्धांत, तीसरा है वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत, चौथा है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। तो ये सभी आपके हेनरी फ्यूल के 4 सिद्धांत दिए हुए हैं। सॉरी दोस्तों, ये आपके टेलर के सिद्धांत दिए हैं और हेनरी फ्यूल के दोस्तों आपको याद करके रखना दोनों को। इसमें तो अभी टेलर बस के बताया जा रहा है, फ्यूल के भी अपनी तरफ से याद करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से कोई ना कोई आपका आता रहता है। तो ये आपके दिए हुए टेलर के आपके वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत। आगे नेक्स्ट हमारा अथवा में है,
प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति समझाइए कि किस प्रकार से नेचर होता है प्रबंध का। ओके, तो पहला है सार्वभौमिक होता है, मतलब ये क्या सभी जगह लागू होता है, चाहे आपको व्यवसायिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक कोई भी संगठन हो, सब में क्या है ये प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। दूसरा होता है लोचता है। तीसरा है आपका विकासात्मक। चौथा है आपका गतिशील ना कि एस्थेटिक। ये आपके दिए प्रबंध के सिद्धांत, इन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 21वां है, उद्देश्य एवं नीति में अंतर लिखिए अथवा में है नियोजन की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। पहले तो हम क्या उद्देश्य और नीति में अंतर देख ले। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट होता है। ओके, तो ये आपका दिया उद्देश्य और नीति में अंतर, तो तैयार कर लेना है। पेपर में लक्ष्य है, नीति में है तो भी कंफ्यूजन नहीं होता, एक ही बात है। ओके, तो ये आपका दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट तैयार कर लीजिए। 2 पॉइंट आपके दिए हुए हैं, इसके आगे देख लेते हैं। ओके, इसके आगे की 2 आपको अंतर और दिए हुए हैं, उद्देश्य और आपकी नीति में अंतर तैयार को कर लेना है। जिस प्रकार से पेपर में लिखना है, जिस लैंग्वेज लिखना है वही लैंग्वेज दिया है, पर अगर आपको यह समझते जाना होगा, मैं आपको यह ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ। अथवा हमारा क्या है नियोजन की सीमाओं को उल्लेख करना, तो नियोजन की सीमाएं आपको दी है 4 पॉइंट। अब 4 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट तो आपको बताना ही पड़ेगा। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन है 3 पॉइंट, 2 नंबर क्वेश्चन में 2 पॉइंट में आपको चीजें समझानी पड़ेंगी। तो नियोजन की सीमा है, जैसे पहला है व्ययपूर्ण कार्य होता है, फिर अविश्वसनीय पूर्वानुमान। ओके, फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समाप्ति हो जाती है, लोच का अभाव होता है। ये सभी उसकी क्या है सीमाएं होती है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है, सिंपल दिया हुआ है, 2 लाइन में आपको पढ़ के लिख देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 22वां है, क्या है प्रश्न 22वां, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में सोपान समझाइए। अथवा में हमारा क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर बताइए। तो पहले तो आपको है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के सोपान बताने हैं। तो नियुक्तिकरण किस प्रकार से होता है? तो पहले तो भर्ती, चयन होता है, पर प्रशिक्षण एवं विकास। ओके, ये सब प्रक्रिया होते हैं नियुक्तिकरण की, ये तरीके हैं, भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण और एवं विकास है, सबके बारे में आपको तैयार करना है। भर्ती किस प्रकार से होता है कि जैसे विज्ञापन देना, ओके, और विज्ञापन देकर किया जाता है, समाचार पत्र में इसका छपाया जाता है, वो भर्ती का होता है। ओके, चयन देख सकते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया के अंदर उठाएगा। तो तीसरा चरण को पता लगाया हुआ प्रत्याशित के समूह में उचित व्यक्तियों का चयन किया जाता है। चयन की प्रक्रिया में क्या जो व्यक्ति आए हैं उनको क्या है उनको सिलेक्टेड किया जाता है, फिर जो भी सिलेक्टेड हो जाते हैं फिर उनको क्या प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से सिंपल आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रशिक्षण और विकास में अंतर क्या होता है? प्रशिक्षण क्या और विकास में क्या अंतर होता है? तो ये आपका दिया हुआ जैसे प्रशिक्षण होता है, इसका उद्देश्य कर्मचारियों को क्या उनके विद्वान कार्य को निपुण बनाना, जो भी आपसे बनता है उसको और अच्छे से आपको काम करने। ओके, तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाता है। विकास में क्या होता है? इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायी चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न करने योग्य बनाना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे भी आपके अंतर दिए हुए हैं, तो तैयार कर लीजिए प्रशिक्षण और विकास में अंतर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न 23वां, लास्ट क्वेश्चन है विपणन के कारणों को समझाइए। अथवा में है पैकेजिंग से क्या आशय है, इसका महत्व समझाइए। तो पहले विपणन के कारणों को आपको समझाना, तो विपणन के आपके कार्य दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट में आपको समझाया जा रहा है। ओके, तो ये विपणन के कार्य देख सकते हैं। अथवा में हमसे क्या पैकेजिंग से आशय क्या है, पैकेजिंग होती क्या है। ओके, और इसका महत्व तो आपको बताना कि पैकेजिंग के महत्व क्या होते हैं। पैकेजिंग तो आपको सिंपल जानते हुए कि है पैकेजिंग का आशय क्या है होता है, यही तो आपकी हेडिंग हो जाएगी। आशय उत्पादन को या वस्तु को रखने के लिए उचित प्रकार के डिब्बे, टिन, पेटियां, बोतलें। आपने देखो कोई भी वस्तु आता है तो कोई किसी डब्बा में आता है, कोई पन्नी में आता है, ओके, मतलब पॉलीथिन में आता है, कि बोतल में आता है। तो इस प्रकार से सब ये व्यवस्था करना किसी भी वस्तु के रख रखाव के लिए वो आपको क्या पैकेजिंग कहलाता है। इसका संबंध क्या है? सुविधाजनक आकार पैकेटों का निर्धारण करने से होता है, जिसमें वस्तुएं क्या है रखकर प्रस्तुत की जाती हैं। महत्व देख लेते हैं, तो पहले तो सुरक्षा होती है पैकेजिंग से, परिवहन एवं संग्रहण की सुविधा होती है, पहचान में सुविधा एवं मिलावट की संभावना कमी होती है। ओके, इसी ब्रांडिंग जो पैकेजिंग होता है उसके ऊपर हम ब्रांडिंग भी अपनी कर सकते हैं, इसलिए पहचान में भी सुविधा होती है। नेक्स्ट विज्ञापन का भी एक माध्यम होता है। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा समय आपकी जो चीजें होती है उसके यहाँ प्रचार भी होता है उस चीज का, तो विज्ञापन का भी माध्यम होता है। तो ये आपके पैकेजिंग के बारे में और पैकेजिंग का महत्व आइए आप समझे होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट आपके जो मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। ओके, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, आप समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखना है इतनी आसानी से, काफी ज्यादा इसके पीछे मेहनत की गई है, रिसर्च की गई है, तब मैं आपको इतनी आसानी से बता पा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। ओके, पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन के साथ सब कुछ आपको दिया जाएगा, साथ ही पूरी उसमें गाइडेंस रहेगी कैसे आपको 1 महीने में अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। ओके, कोर्स को जरूर जानकर रखिएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।